अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्वांटम मैकेनिक्स 1 स्टार्ट की थी तो पीछे हमने डिटेल से देखा था कि क्या क्या वजह थी कि क्वांटम की हमें फिजिक्स में ज़रूरत पड़ी। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे पास क्वांटम पार्टिकल होता है उसके साथ वेव एसोसिएट हो जाती है जिसको हमने मैटर वेव का नाम दिया। और फिर ये कन्फर्म किया कि वो वाली वेव सिंगल वेव नहीं बल्कि हमारे पास कई सारी वेव इकट्ठी हुई, उन्होंने ग्रुप बनाया, पैकेट बनाया, वो पैकेट अब पार्टिकल के साथ मूव कर रहा है, एसोसिएट हो रहा है। अब जब हमारे पास पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट हुई तो उस वक़्त हमें जो उस पार्टिकल की हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो सब इंफॉर्मेशन हमें किसने प्रोवाइड की थी? ऑपरेटर ने। ये भी हमने डिटेल्स देखा कि हमारे पास ऑपरेटर है क्या, क्यों पढ़ते हैं हम ऑपरेटर को, क्या वजह थी कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर को लाना पड़ा, उसकी ज़रूरत पड़ी। हमने मोमेंटम ऑपरेटर देखा था, किनेटिक एनर्जी ऑपरेटर देखा और टोटल एनर्जी ऑपरेटर देखा। और देखा कि हमारे पास ऑपरेटर कोई एवं नहीं शय थी बल्कि वो हमारे पास उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट थी उसकी वेव देती थी, उस वेव की इक्वेशन हमें प्रोवाइड करता था ऑपरेटर। जब हमें वेव फंक्शन मिल जाए, उस वेव की इक्वेशन मिल जाए तो वहाँ से हम उस पार्टिकल की एनर्जी, हमारे पास मोमेंटम और टोटल एनर्जी वगैरह ये सब निकाल सकते थे। तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन। स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्या वजह थी कि हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ना पड़ा। अगर ऑपरेटर ही हमें हर पार्टिकल की, जो कि क्वांटम पार्टिकल था, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, हमारे पास उसका वेव फंक्शन भी दे रहा था। मेन तो हमारे पास बात वेव फंक्शन की थी ना स्टूडेंट, कि जब पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है अगर उसका हमको वेव फंक्शन मिल जाए तो तमाम इन्फॉर्मेशन हम उस वेव फंक्शन से कलेक्ट कर सकते हैं। अब जब हमारे पास चाहे ऑपरेटर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हो, पोटेंशियल ऑपरेटर हो, टोटल एनर्जी ऑपरेटर हो, मोमेंटम ऑपरेटर हो, ये जो हमारे पास ऑपरेटर थे ये भी तो हमें वेव फंक्शन दे रहे थे। तो क्यों हमने फिर श्रोडिंगर इक्वेशन को पढ़ा? तो स्टूडेंट, जब हमारे पास बात आती है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की या मोमेंटम ऑपरेटर की तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल की एक स्टेट को ही बता रहे थे। क्या स्टूडेंट, हमारे पास अगर मोमेंटम ऑपरेटर था तो वो हमारे पास मोमेंटम के रिलेटेड ही पार्टिकल का वेव फंक्शन प्रोवाइड करता था और उस पार्टिकल का सिर्फ हमें मोमेंटम देता था। जब हमारे पास बात आई काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की तो वो सिर्फ और सिर्फ उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता था और उस काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड हमें वेव फंक्शन उठा के दे देता था। जब बात आई हमारे पास टोटल एनर्जी ऑपरेटर की तो हमने पीछे डिटेल से देखा था कि किस तरह हम वेव फंक्शन निकालते हैं, ऐसा तो नहीं ना पढ़ते। तो हमने वहाँ पे भी देखा कि हमारे पास टोटल एनर्जी, हमारे पास जो ऑपरेटर था वो सिर्फ और सिर्फ उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी देता था और उस टोटल एनर्जी के रिलेटेड जो पार्टिकल का वेव फंक्शन होता था वो हमें प्रोवाइड करता था। मीन्स मतलब कहने का ये कि जो हमारे पास पीछे हमने ऑपरेटर पढ़े थे वो हमारे पास पार्टिकल की एक स्टेट को ही हमारे पास बयान कर रहे थे। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल ऑपरेटर पोटेंशियल, मोमेंटम ऑपरेटर मोमेंटम और टोटल एनर्जी ऑपरेटर हमें टोटल एनर्जी प्रोवाइड कर देता था। लेकिन हमारे पास ढेर सारे ऐसे फिनोमेना थे हमारे पास जिसमें हमें पार्टिकल की जो इंफॉर्मेशन थी, जो पार्टिकल की स्टेट थी वो सिंगल नहीं होती थी। पार्टिकल अगर हमारे पास सिर्फ फ्रीली मूव करे, पोटेंशियल उसका ना हो तो उस वक्त तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर काम कर जाता है। लेकिन हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसी प्रॉब्लम भी थी जिसमें हमारे पास पार्टिकल सिर्फ हमारे पास जिस बॉक्स में या जिस रीजन में पोटेंशियल ना हो उसमें ही नहीं मूव करता था बल्कि हर उस रीजन में मूव कर सकता था जिसमें हमारे पास पोटेंशियल भी हो और पार्टिकल उस पोटेंशियल में मूव करे। तो जब हमारे पास पार्टिकल ऐसी सिचुएशन में हो कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी हो और उस रीजन में हो जिसमें पोटेंशियल भी हो तो उस वक्त उस पार्टिकल की जो स्टेट बयान करती थी उस इक्वेशन का नाम श्रोडिंगर इक्वेशन है। क्या स्टूडेंट, हमारे पास जब पार्टिकल पोटेंशियल के साथ साथ उसके साथ एनर्जी भी हो, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पार्टिकल उस रीजन में मूव कर रहा है जिस रीजन में पोटेंशियल है, तो उस वक्त जो उस पार्टिकल की हमें स्टेट बताएगी उस इक्वेशन का नाम श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी हमारे पास केसेस है जिसमें हमारे पास जो पार्टिकल होता है वो हमारे पास एक बॉक्स में होता है, एक पोटेंशियल रीजन में होता है।
तो स्टूडेंट आप सब ने देखा होगा कि हमारे पास जो इसकी फेमस एग्जांपल है, जो हमारे पास आपको फील आ जाएगा कि क्यों श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ते हैं। पहले तो हमें यही आना चाहिए ना कि क्यों हम पढ़ रहे हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगर इसका हमें आंसर मिल गया, फिर आगे पढ़ने में भी मजा आएगा कि क्यों श्रोडिंगर इक्वेशन हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जब हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी, जिसमें हमारे पास जो न्यूक्लियर है वो डिफरेंट पार्टिकल निकाल आता है। कभी वो अल्फा पार्टिकल निकाल आता है, कभी वो हमारे पास बीटा पार्टिकल निकाल आता है, कभी वो हमारे पास गैमा रेडिएशन निकाल आता है। तो स्टूडेंट हमें पता कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन और हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं। अब जब हमारे पास बीटा पार्टिकल होते हैं, जो कि हमारे पास या तो जो कि इलेक्ट्रॉन की तरह के ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बीटा पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तरह ही होते हैं, उनके ऊपर चार्ज भी नेगेटिव होता है। अब हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर तो सारे के सारे प्रोटॉन हैं। अब उस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल गया, हमारे पास बीटा पार्टिकल कैसे निकल गया? ये तो स्टूडेंट हमारे पास एक अलग सीन है। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, तो हमारे पास चार्ज को बैलेंस करने के लिए या हमारे पास बीटा पार्टिकल निकलते हैं। हमारे पास चार्ज को बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो तो हमारे पास क्या होता है, चार्ज कम हो जाता है, तो उस वक्त हमारे पास बीटा पॉजिटिव आता है। जब हमारे पास न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो प्रोटॉन में तो चार्ज बढ़ गया, उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमारे पास बीटा नेगेटिव हमारे पास उस न्यूक्लियस से निकलता है। ये होता है बीटा पार्टिकल जब हमारे पास न्यूक्लियस से निकलता है। लेकिन बात ये थी कि हमारे पास ये तो पोटेंशियल था इधर, हमारे पास इन प्रोटॉन का ये पोटेंशियल था इधर, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो बीटा पार्टिकल था वो कैसे इस पोटेंशियल से बाहर निकल गया, ये थी बात। स्टूडेंट क्लासिकल हमारे पास मैकेनिक्स यही कहती थी कि अगर हमारे पास ये दीवार है और ये हमारे पास एक पार्टिकल है और अगर ये हमारे पास पोटेंशियल है, अब अगर इस पार्टिकल की एनर्जी कम हुई इस पोटेंशियल से तो उस वक्त ये पार्टिकल वापस आ जाएगा। क्लासिकल फिजिक्स तो ये कह रही थी कि हमारे पास ऐसा पार्टिकल जो हमारे पास वॉल से टकराया पोटेंशियल V की, अगर एनर्जी तो हमारे पास क्वांटम पार्टिकल की ज़्यादा आई तो वो इससे बाहर निकल जाएगा, चला जाएगा। लेकिन इस क्वांटम पार्टिकल की एनर्जी इस पोटेंशियल से कम हुई तो वो हमारे पास पार्टिकल वापस आ जाएगा। अब इधर भी हमारे पास बीटा पार्टिकल, हमने पार्टिकल कहा स्टूडेंट, हमने बीटा को पार्टिकल कहा क्योंकि वो पार्टिकल नीचे रखता था। अब कैसे हमारे पास बीटा पार्टिकल इस पोटेंशियल से बाहर चला गया, एक तो ये क्वेश्चन था और दूसरा ये कि हमारे पास जब जरी बात है बीटा पार्टिकल तो हमें मिल रहा था, ये तो कन्फर्म था कि हमारे पास वो न्यूक्लियस से आ रहा है, ये बात तो तय थी। अब हमारे पास कैसे बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर आता है और कैसे हम उस बीटा पार्टिकल की सारी प्रॉपर्टीज को देखें, कैसे हमें पता चलेगा कि कितना उस बीटा पार्टिकल के पास एनर्जी हो, कितना पोटेंशियल हो, कैसे हमारे पास वो बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर आएगा। तो इस तमाम केस की हमारे पास जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था वो थी हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसमें हमारे पास बीटा पार्टिकल के पास किनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल भी होता है। मैंने स्टूडेंट हमारा आपको पहले बताया कि हमारे पास जब पार्टिकल किनेटिक एनर्जी के साथ साथ उस रीजन में मूव करे जिसमें पोटेंशियल हो तो उस वक्त जो उस पार्टिकल की इंफॉर्मेशन देगी उस इक्वेशन का नाम श्रोडिंगर इक्वेशन था। ये एक बहुत बड़ा स्टूडेंट हमारे पास प्रॉब्लम था। ये क्लासिकल फिजिक्स तो ये कह रही थी कि पार्टिकल जा ही नहीं सकता, लेकिन पार्टिकल बाहर आया, ये तो कन्फर्म था। कैसे आया, क्यों आया, कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज होगी, इन तमाम प्रॉपर्टीज को जो बयान करती थी वो हमारे पास थी श्रोडिंगर इक्वेशन। ये थी हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन। एवं नहीं हम इसको स्टूडेंट पढ़े, इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी लॉजिक है, बहुत सारी इसके पीछे फिजिक्स है, तभी हम श्रोडिंगर इक्वेशन को फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास असल होता ये है कि पार्टिकल के साथ इसमें भी हम वो वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होगी। जब हमारे पास पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट हो जाए तो उस वक्त चाहे उसकी एनर्जी कम हो वो फिर भी पोटेंशियल से आर पार चला जाता है, वो फिर भी पोटेंशियल से बाहर चला जाता है। ये थी क्वांटम मैकेनिक्स, ये थी इसकी ब्यूटी। ये हमारे पास तमाम प्रॉब्लम को जो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई उसको एक्सप्लेन करती थी, ऐसे ही हम इसको नहीं पढ़ते।
और श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी, जब हमारे पास पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ उस रीजन में मूव करे जिसमें पोटेंशियल भी था, तो उस वक्त उस पार्टिकल की तमाम इंफॉर्मेशन देने के लिए जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन का नाम श्रोडिंगर इक्वेशन था। अब हम देखते हैं कि ये है क्या। ये तो हमने पढ़ लिया कि क्यों जरूरत है। अब आपको फील आ गया होगा कि श्रोडिंगर इक्वेशन की फिजिक्स में ज़रूरत क्यों पड़ी, ये तो अब आपको फील आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि वो है क्या। स्टूडेंट हमारे पास मेन तो यही था ना कि आपको पता चलता कि असल में वो हमारे पास है क्या, श्रोडिंगर इक्वेशन है क्या। स्टूडेंट हमें पता, हमने पीछे डिटेल से कहा था कि हमारे पास हमने ये सारी चीज़ें निकाली थी कि काइनेटिक एनर्जी होता है हमारे पास, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है, और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट हमारे पास जो होता है वो हमारे पास एक पोटेंशियल का ही एक्स, हमारे पास एक्स का ही फंक्शन होता है जो पोटेंशियल ऑपरेटर होता है। अब हमें पता कि हमारे पास जो पार्टिकल की टोटल एनर्जी है वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, हमारे पास पोटेंशियल, जो पार्टिकल की टोटल एनर्जी होती है उसे हमें पता किसकी इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी के प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक को प्लस पोटेंशियल को जमा किया तो हमारे पास उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी आ गई। अब अगर हम दोनों तरफ स्टूडेंट साई को मल्टीपल कर दें तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम दोनों तरफ स्टूडेंट साई से मल्टीपल कर दें तो हमारे पास ये आपस में कट जाएंगे, फिर भी हमारे पास वही इक्वेशन बनेगी। अब हम इस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल को ऑपरेटर की फॉर्म में लिख के इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास जब काइनेटिक एनर्जी को पुट किया, जब हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट की, हमारे पास जो पोटेंशियल था वो एक्स का फंक्शन था, सही हमारे पास ऐसे ही रहा, और हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 1। ये थी हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन। मेन हमारे पास बेसिक श्रोडिंगर इक्वेशन यही होती है, जो कि हमारे पास पार्टिकल जिसके साथ पास काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ तो वो पोटेंशियल v में मूव कर रहा है, उस वक्त जो उस पार्टिकल की इंफॉर्मेशन देगी उस इक्वेशन को हमने श्रोडिंगर इक्वेशन का नाम दे दिया। ये थी हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, हमारे पास इसमें हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये वाली जो हमारे पास ये है, ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास हम दोनों तरफ स्टूडेंट हमारे पास -2m ओवर h कट स्क्वायर से मल्टीपल कर देते हैं इस इक्वेशन को। तो जब हमारे पास इस इक्वेशन को -2m ओवर h कट से मल्टीपल करेंगे तो 2m, ये हमारे पास -2m ओवर h कट स्क्वायर से मल्टीपल किया, इधर भी हमने -2m ओवर h कट स्क्वायर से मल्टीपल कर दिया, तो ये हमारे पास ये चला गया, ये चला गया, माइनस प्लस हो गए, तो हमारे पास पीछे बचा ये हमारे पास साई 7 आ जाएगा। अब हमारे पास ये -2m ओवर h कट स्क्वायर सही ऐसे ही आ जाएगा, और साथ में फिर ये -2m ओवर h कट स्क्वायर और सही ये आ गया। अब हम निकालने जा रहे हैं, हम इसकी एक नई फॉर्म निकालते हैं कि हम श्रोडिंगर इक्वेशन को किस तरह लिख सकते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट जो थी, ये तो स्टूडेंट आप आ गई इतनी। अब हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने लिखा वो था हमारे पास, इसको भी हमने ऐसे लिख दिया। अब ये स्टूडेंट हमारे पास इधर आकर प्लस में हो जाएगा वो वाला, इधर स्टूडेंट हमारे पास थी एनर्जी, इधर वो हमारे पास टोटल एनर्जी थी। अब वो जब इधर आएगा तो वो हमारे पास प्लस हो जाएगा 2m e ओवर h कट स्क्वायर साई, ये हमारे पास माइनस में है 2m ओवर h कट स्क्वायर साई, हमारे पास ये 0 के इक्वल आ जाएगा सारा। अब हम इसको मज़ीद इस तरह भी तो लिख सकते हैं कि हमारे पास जब हमने इसको कॉमन निकाला 2m ओवर हमारे पास h कट स्क्वायर, ये हमारे पास कॉमन आ गया दोनों में से, तो हमारे पास पीछे क्या बचा e माइनस, ये हमारे पास स्टूडेंट इधर पोटेंशियल भी था, जब हमने वो निकाला इधर हमारे पास टोटल एनर्जी थी और ये हमारे पास क्या था, इधर पोटेंशियल था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, तो हमारे पास ये क्या बना 2m ओवर h कट बाहर आ गया स्क्वायर, e माइनस पोटेंशियल जितना हो
और इस इक्वेशन को भी हम श्रोडिंगर इक्वेशन का नाम देते हैं। और ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन की नई फॉर्म थी जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। एक मिनट से मैं देख रहा हूँ कि नज़र आ रहा है। हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये थी हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन की नई फॉर्म। पहली फॉर्म में ये था कि हमारे पास पोटेंशियल इधर था, वो दूसरा उधर था। अब हमने इसको इस फॉर्म में भी लिख दिया और ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास वेव फंक्शन मिलता है। वेव फंक्शन से हम उस पार्टिकल की जिसके पास किनेटिक एनर्जी भी है, उसके पास हमारे पास पोटेंशियल भी है और वो कंबाइन मूव कर रही हो, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन हम इस हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास अगर हमने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकालनी हो, ये तो स्टूडेंट हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, अगर हमने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकालनी हो तो सिंपली हम एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारे पास था, टोटल एनर्जी ऑपरेटर। ये थी ना हमारे पास स्टूडेंट, ये थी हमारे पास स्टूडेंट, ये हमारे पास ऐसे था स्टूडेंट। अब अगर हम इधर हमारे पास ये आता था, अब अगर हम इस एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू भी पुट कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन रिजल्ट में आती थी वो हमारे पास होती है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर। ये हमारे पास टाइम के हिसाब से था इसका डेरिवेटिव। तो अब हमारे पास टाइम भी इन्वॉल्व होगा, तो उस वक्त जो रिजल्ट में हमारे पास इक्वेशन मिलेगी वो कहलाएगी हमारे पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। स्टूडेंट है तो इतनी सारी, लेकिन इसके पीछे पीछे हमारे पास ढेर सारी फिजिक्स थी। बस इतना तो पढ़ लिया हमने, हम आगे मजीद देखेंगे कि इस श्रोडिंगर इक्वेशन से कैसे कैसे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जब हमारे पास पार्टिकल इन अ बॉक्स आएगा, टनलिंग इफेक्ट आएगा, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे और उस हमारे पास जो टॉपिक होंगे उसमें इस इक्वेशन का यूज़ होगा। इसमें तो हमने अभी इतना देखा कि हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन क्यों आती फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में क्यों पढ़ा, इसमें कौन कौन से फिनोमेना ये हमें प्रोवाइड करती है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है और हमारे पास उसकी शक्ल क्या है, उसकी शेप क्या है, उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है। ये थी हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन कि हमारे पास वो पार्टिकल की, जब पार्टिकल उसके पास किनेटिक एनर्जी भी है लेकिन साथ में वो उस रीजन में मूव कर रहा है जिसमें हमारे पास पोटेंशियल है, तो उस वक्त उस पार्टिकल की इंफॉर्मेशन देने के लिए जो इक्वेशन आई उसको हमने श्रोडिंगर इक्वेशन कह दिया। ये थी श्रोडिंगर इक्वेशन। तो आई होप आपके श्रोडिंगर इक्वेशन के रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।